नमस्कार। अब शाम का चाय का वक्त लगभग समाप्त हो चुका है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, 2-4 बातें कर लेते हैं। और थोड़ा अभी नया हूँ मैं यूट्यूब में, लेकिन अब देखता हूँ यूट्यूब में ऐसे हेडिंग्स आते हैं, ख़ास तौर पे एडवोकेसी से संबंधित, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। कोई लिख देता है कि अब DV एक्ट में आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, लड़की खर्चा नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भरण पोषण लड़की को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से जो ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं वो एक अपराध कर रहे हैं, एडवोकेट एक्ट में अपराध कर रहे हैं। आप भ्रम मत फैलाइए, आप लोगों को कानून बताइए। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक को कानून बताने का। जो स्थिति है वास्तविक भरण पोषण के बारे में आजकल ज़्यादा मामले हुए चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप में यही देखने की कोशिश करते हैं कि ये भरण पोषण के कैसे 498 के कैसे इनमें कैसे होता है, क्या होता है। तो लड़की को शादी के बाद अपने पति के घर पे, उसकी संपत्ति पे, उसकी ज़्यादा इलाही संपत्ति में जो संपत्ति है अधिकार हो जाता है। और सोशल बाइंडिंग है। तो हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पे शादी की होती थी, इट वॉज सिम्बियोसिस, सहजीविकता था। सोशल जो दायित्व है, जो डोमेस्टिक दायित्व है, वो निभाती है पत्नी। और इकोनॉमिकल जो आधार था, अवलंबन जो था आर्थिक, वो पति पे रहता था। हालांकि अब परिवर्तन हो गया है, महिलाएं भी कमा रही है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जॉब कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर था वो बेस्ड था सिम्बियोसिस पे कि घर का कार्य, प्रजनन कार्य, बच्चों को पालने का कार्य, बच्चों को शिक्षित करने का कार्य सब माँ करती थी, घर का सारा काम। और पति आर्थिक प्रबंध करता था, रिश्तेदारी और सोशल वगैरह भी पति करता था, सारा सोशल बैलेंस बनाता था आदमी। तो इसलिए अब से जो घर छोड़ के महिला आती है, सब कुछ छोड़ के आती है, आपके परिवार को बढ़ाती है आगे, वो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, तो उसके अधिकार निश्चित तौर पे घर पे होते हैं, ऐसा कि नहीं है। अब जब परिवार में तालमेल खत्म हुए हैं, कुछ झगड़े शुरू हो गए हैं, दहेज के प्रलोभन पे या किसी और वजह से पति पत्नी विवाद होता है, तो पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व है, जिम्मेदारी है पति की। आप किसी ऐसी पोस्ट के बहकावे में मत आइए। जो लोग आते हैं काले कोट पहन करके या वैसे अपने आप को वकील दिखाते हुए, मुझे पता नहीं वो वकील है नहीं वकील है, लेकिन उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। भरण पोषण आपको देना पड़ेगा। कानून ये कहता है कि अगर महिला कमा रही है, तन पैसे कमा रही है, 125 में खाली, तो उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। लेकिन पत्नी जितनी भी शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं हो, जितनी भी कैपेबल ऑफ अर्निंग हो, जितना भी कमाने की शक्ति उसमें हो, लेकिन अगर वो कमा नहीं रही है तो उसका भरण पोषण पति को देना पड़ेगा। चाहे पति कितना ही अशिक्षित क्यों ना हो, कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और यहाँ तक कि अगर वो बेरोजगार भी है, अगर वो दिव्यांग नहीं है, अगर इफ ही इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, तो निश्चित तौर पे उसको खर्चा देना पड़ेगा। अगर आपकी कहीं जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपने शादी क्यों की? आपने पति को अपनाया है तो पत्नी का आपको फर्ज उठाना पड़ेगा। बच्चे पैदा कर रहे हैं तो बच्चों का आर्थिक बोझ आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको निश्चित तौर पे जो मिनिमम जो इस समय हमारा एज पर कैपिटा इनकम है, जो मिनिमम वेजेस है, उसके आधार पे आपको खर्चा देना पड़ेगा। आप मजदूरी कीजिए, आप गड्ढा खोदिए, आप मनरेगा कीजिए, आप कुछ कीजिए, लेकिन आपको अपने बच्चे और पत्नी को पालना ही पड़ेगा। किसी भ्रम में मत रहिए। 2 बातें हैं क्लियर। अगर महिला सक्षम भी है और नहीं कुछ नौकरी कर रही, कहीं से उसका आय का स्रोत नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो आपसे खर्चा पाने का अधिकारी है। भरण पोषण 125 CRPC की बात करो खाली 1 मिनट, बाकी मैं बाद में आऊँगा। अगर बच्चे आपके हैं और उसकी माँ कमा भी रही है, तब भी बच्चों का भरण पोषण की जिम्मेदारी बाप पे है, जो आपको निभानी पड़ेगी। पत्नी
अगर आप ग्राउंड लेते हैं कि पत्नी कमा आय का स्रोत है, तो आपको साबित करना पड़ेगा यहाँ। और आदमी के लिए उल्टा है, आदमी अगर स्वस्थ है, कैपेबल ऑफ अर्निंग है, और अगर कोई सबूत ही नहीं है कि वो कमा रहा है, तब भी उसको यह माना जाएगा कि वो पैसे कमा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो बच्चों को भी खाना खिलाएंगे, बीवी को खिलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, कष्ट पति को ना हो, तो इकट्ठे रहिए, फिर अलग क्यों रहे हैं। अब आता हूँ मैं डीवी एक्ट में। डीवी एक्ट में कहीं पे भी नहीं है कि अगर पत्नी कमा रही तो उसे खर्चा नहीं मिलेगा। गौर कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, अगर पत्नी कमा भी रही है तब भी वो खर्चा पाने का उसका हक है। जिस तरह से वो पति के घर में जिस आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में रहती थी, जिस मकान में रहती थी, वैसा ही मकान आवास का व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, वैसे ही उसका भरण पोषण करना पड़ेगा जैसा आपके घर में हो रहा था या उसके पेरेंटल हाउस में था। इसमें ज़रूरी नहीं कि अगर महिला कमा भी रही है, अर्न भी कर रही है, आपके पास प्रूफ भी है, तभी डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट में ये कहीं नहीं कि आपको खर्चा नहीं है। वैसे ही ठीक जो कानून है वो HAMA एक्ट में है और हिंदू लॉ में है 24, 25 और 26 में। सेक्शन 24 और 25 में भी कमाना जरूरी नहीं है। अगर महिला कमा भी रही है तब भी उसे खर्चा मिलेगा, कोर्ट में आने का, वकील करने का, और दौरान भरण पोषण करने का। और आखिर में जब केस डिक्री हो रहा हो, जजमेंट आ रहा हो, तो सेक्शन 25 में एलिमोनी मिलेगी परमानेंट उसको, या तो परमानेंट एलिमोनी मिलेगी या उसका महीने का खर्चा बांधा जाएगा। ये कानून है देश का, किसी भ्रम में मत रहिएगा। और खाली लड़की अगर कमा रही है, पत्नी अगर कमा रही है, तो 125 खाली डिबार करता है CRPC उसको, कोई और HAMA डिबार नहीं करता उसको क्लेम करने से मेंटेनेंस। बच्चों को तो आपको देना पड़ेगा, बच्चे जाए दो ना जाए दो, शादी से पहले पैदा हो, शादी के बाद पैदा हो, अगर आपके बच्चे हैं, वो अगर DNA टेस्ट में आपके बच्चे साबित होते हैं तो उनका खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा, पत्नी का भी देना पड़ेगा DV एक्ट में, HAMA में, और साथ में हिंदू मैरिज एक्ट में 24, 25 और 26 में। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे वो होते हैं कि एक गोली से इलाज, सुबह आ जाते हैं पंडित जी बता देते हैं 12 करोड़ आदमी एक राशि में होते हैं, सबका भविष्य एक जैसा है। 12 राशियाँ हैं, 140 करोड़ आदमी है, सबका भविष्य एक जैसा होगा। जैसे आ जाते हैं कि 2 घंटे में शर्ते इलाज, शादी से पहले मिल लो, शादी के बाद मिल लो। ये वाले जो अधिवक्ता आ रहे हैं ना, तथा करके मुझे पता है अधिवक्ता है नहीं, ये वही डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं हो सकती, कहते शादी से पहले और शादी के बाद एक बिल तो लें आप, हर बीमारी का शर्ते इलाज। तो इन पोस्ट से बचिए, निवेदन है आपसे, कानून पढ़िए, अधिवक्ता की जरूरत नहीं है आपको। बोले पेन कानून है, रूलिंग रोज आ रही है, नेट पे आ रही हैं, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पढ़िए हाई कोर्ट क्या कहता है, आप खुद मुकदमा लड़ सकते हैं। फैमिली कोर्ट में वकील को जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे अधिकार सिर्फ वादी का है, प्रतिवादी का है, परिवार जो वहाँ जाता है खुद उसका अधिकार है। वहाँ पे वकील को घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की, और कोई अदालतें ऐसी होती हैं और होनी चाहिए जो वकीलों को फैमिली कोर्ट में परमिशन नहीं देती वकालत करने की। खुद अपने मुकदमे देखिए, तैयार कीजिए, रूलिंग्स पढ़िए, रोज आती हैं, अखबार में छपती है, किताब में छपती है। आपकी जो सैलरी होगी उसके आधार पर खर्चा देना पड़ेगा। आपके पति की जो सैलरी है, जो प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर आप ड्राफ्ट कीजिए, लीजिए खर्चा। मैं बताइए आपको क्या जरूरत है, आपके बच्चे की क्या जरूरत है, पढ़ाई में क्या खर्च हो रहा है, लिखाई में क्या खर्च होता है, दवाई में क्या खर्च हो रहा है, सब लिख के दीजिए। अदालतें तय करेंगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है महंगे महंगे वकील करने की, आप उनसे ज़्यादा सक्षम हैं। धन्यवाद।